सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि हर रात आप एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां का हुक्मरान आपने कभी देखा भी नहीं, लेकिन वो आपके ख्वाबों, आपके डर और आपकी हकीकत पर राज करता है। 1916 में उस हुक्मरान को कैद कर लिया गया और उसके बाद से दुनिया धीरे धीरे टूटने लगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है द सैंडमैन की दास्तान। और एक बार सुन ली तो आप अपने ख्वाबों को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी फेवरेट सीरीज का नाम लिखें ताकि हम उस पर अगली वीडियो बना सकें। चलिए, आपको एक ऐसी ताकतवर हस्ती की कहानी सुनाता हूं जो सिर्फ ख्वाबों पर हुकूमत नहीं करती, बल्कि वो खुद ख्वाबों की असल रूह है। उसका नाम है ड्रीम, यानी मॉर्फियस। वो एंडलेस में से एक है, ऐसी लाजवाल मखलूक जो मौत, ख्वाहिश, तकदीर जैसे बड़े जज्बात और हकीकतों की नुमाइंदगी करती हैं। ड्रीम एक जादू से भरी हुई दुनिया में रहता है जिसे कहते हैं द ड्रीमिंग, वही जगह जहां हम हर रात सोते वक्त जाते हैं, जहां सपने बनते हैं और कभी-कभी डरावने नाइटमेयर्स भी। लेकिन 1916 में सब कुछ बिगड़ जाता है। इंग्लैंड का एक अमीर जादूगर रॉड्रिक बर्जिस एक काला जादू करता है। उसका मकसद होता है कि वो मौत को कैद करके अपने मरे हुए बेटे को वापस जिंदा कर सके। मगर गलती से वो मौत के बजाय ड्रीम को कैद कर लेता है। वो उसे अपने बेसमेंट में एक जादू भरे शीशे के केज में बंद कर देता है और उसके 3 ताकतवर टूल्स छीन लेता है। एक पाउच जिसमें जादू भरी रेत होती है, एक लाल रूबी जिसमें उसकी ताकत का हिस्सा होता है और एक हेलमेट जो किसी देवता की हड्डी से बना होता है। ड्रीम कुछ नहीं बोलता, न मदद मांगता है, न राजी होता है, बस चुप रहता है। और इस दौरान असली दुनिया में अजीबो-गरीब चीजें होने लगती हैं। कुछ लोग गहरी नींद में चले जाते हैं और कभी जाग नहीं पाते, और कुछ लोग पागल हो जाते हैं। ख्वाब और नाइटमेयर्स दुनिया में घुसने लगते हैं। रॉड्रिक के मरने के बाद उसका बेटा एलेक्स भी ड्रीम को कैद रखता है और ये कैद 100 साल से भी ज्यादा बरकरार रहती है। मगर आखिर 2021 में ड्रीम को भागने का मौका मिलता है। जब वो वापस अपनी ड्रीमिंग दुनिया में जाता है तो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका होता है। उसकी सल्तनत टूटी हुई होती है, उसकी ताकत कमजोर होती है और हर तरफ कियोस होता है। अब ड्रीम का मिशन बिल्कुल क्लियर होता है, अपने चुराए हुए टूल्स वापस लेना, ड्रीमिंग को दोबारा जिंदा करना और उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसके साथ गद्दारी की। जब ड्रीम एक लंबी 100 साल की कैद से निकलकर वापस अपनी दुनिया ड्रीमिंग में आता है तो सब कुछ तबाह होता है। वो जहां कभी रंगीन और जिंदा था, अब वीरान और टूटा हुआ है। उसके फॉलोअर्स या तो चले गए हैं या छुप गए हैं और उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब ड्रीम को अपनी दुनिया दोबारा बनानी है, लेकिन इसके लिए उसे अपने वो 3 टूल्स वापस चाहिए जो उससे छीन लिए गए थे, सैंड वाली पाउच, लाल रूबी और उसका हेलमेट। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि उसे ये नहीं पता कि ये सब चीजें अब हैं कहाँ। वो अपने महल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करता है, मगर बिना ताकत के उनका कोई फायदा नहीं। इसलिए वो फैसला करता है कि वो 3 फेट्स को बुलाए, 3 पुरानी राज भरी हस्तियां जो हर चीज का इल्म रखती हैं। मगर उन्हें बुलाना आसान काम नहीं। इसके लिए एक ताकतवर रिचुअल करना पड़ता है जिसमें चाहिए होती हैं कुछ खास चीजें, एक चौराहा, एक सांप, एक फांसी का ताक और उसकी अपनी कुछ ताकत। इस काम के लिए वो केन और एबल के पास जाता है, 2 भाई जो हमेशा ड्रीमिंग में रहते हैं। केन पहला कातिल है और एबल पहला कत्ल होने वाला। दोनों अमर हैं। उनकी अजीब सी दोस्ती के बावजूद वो ड्रीम की मदद करते हैं। ड्रीम फाइनली रिचुअल करता है और 3 फेट्स को समन करता है। वो एक ही शख्स में 3 चेहरे होती हैं, एक जवान लड़की, एक माँ और एक बूढ़ी औरत। ड्रीम सिर्फ 3 सवाल कर सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के पूछता है, उसके टूल्स कहाँ हैं? जवाब मिलता है, सैंड पाउच अब एक औरत के पास है जिसका नाम है जोहाना कॉन्स्टेंटीन। रूबी एक ऐसे इंसान के पास है जो ताकत के सपने देखता है। और हेलमेट अब हेल में है जहां हुकूमत करती है लूसिफर मॉर्निंग स्टार। अब ड्रीम के पास रास्ता तो है, मगर वो जानता है कि हर मिशन जानलेवा हो सकता है।
इसी दौरान रियल दुनिया में हमें मिलता है एक अजीब शख्स, जॉन डी, जो रॉड्रिक बर्जेस का बेटा है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है, लेकिन उसके पास है ड्रीम का असली रूबी, और ये रूबी उसे बदल चुकी है, बहुत खतरनाक तरीके से। एपिसोड का एंड होता है ड्रीम के तैयार होने के साथ, अपने टूल्स वापस लेने के लिए, पुराने डीमंस का सामना करने के लिए और ड्रीमिंग का बैलेंस दोबारा कायम करने के लिए, हर कीमत पर। ड्रीम अब अपने टूल्स ढूंढने निकल चुका है। उसका पहला टूल, जादू भरी रेत का पाउच, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे मालूम पड़ता है कि ये पाउच कभी एक औरत के पास था, जोहेना कॉन्स्टेंटीन। वो एक पावरफुल एग्जोर्सिस्ट है जो रूहों, बदरूहों और सियाह जादू से डील करती है। ड्रीम लंदन जाता है और जोहेना से मुलाकात करता है। पहले तो वो ड्रीम से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन जब उसे पाउच का जिक्र होता है तो उसे याद आता है कि ये पाउच उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड रेचल के पास था। रेचल ने वो पाउच चुरा लिया था और फिर उसे छुपा लिया। ड्रीम और जोहेना मिलकर रेचल के घर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसते हैं, दोनों को एक अजीब सी नींद और साइलेंस महसूस होती है। घर का माहौल बहुत डरावना होता है। रेचल बेड पर लेटी होती है, लेकिन वो जिंदा भी है और मुर्दा भी। उसका जिस्म जैसे पिघल रहा होता है। पता चलता है कि उसने सालों तक ड्रीम के पाउच का यूज किया और वो पाउच की ताकत की वजह से ख्वाब की दुनिया में खो गई थी। उसका जहन और जिस्म दोनों बर्बाद हो चुके थे। ड्रीम उसे जेंटली एक पीसफुल डेथ देता है, बिना दर्द के, और अपना पाउच वापस ले लेता है। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं। पैरेलल में हमें दिखाया जाता है कि ड्रीम का दूसरा टूल, लाल रूबी, अब एक और शख्स के पास है, जॉन डी यानी डॉक्टर डेस्टिनी। वो एक अनस्टेबल और डेंजरस शख्स है जिसका जहन टूट चुका है। रूबी उसके पास है, लेकिन उसे पता है कि ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, एक आग है जो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। उसके इरादे डरावने हैं और वो अपने ट्विस्टेड तरीके से दुनिया को ठीक करना चाहता है। अब जब ड्रीम को अपना पाउच वापस मिल चुका है, अगला मिशन है अपना लाल रूबी ढूंढना। ये रूबी उसकी ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन अब वो एक और खतरनाक शख्स के पास है, जॉन डी यानी डॉक्टर डेस्टिनी। ड्रीम को मालूम पड़ता है कि रूबी पहले उसकी माँ एथिल के पास था, लेकिन अब जॉन डी ने उसे चुरा लिया है। लेकिन जब ड्रीम रूबी को ट्रेस करता है तो उसे पता चलता है कि रूबी अब जमीन पर नहीं, बल्कि दोज़ख यानी हेल में है। और यहाँ शुरू होती है इस एपिसोड की सबसे बड़ी और डेंजरस जर्नी। लेकिन हेल सिर्फ किसी आम इंसान का जगह नहीं, वहां दाखिल होने के लिए भी परमिशन चाहिए। जैसे ही वो हेल के दरवाजों पर पहुंचा, उसका सामना होता है हेल के गेटकीपर से। ड्रीम अपना आइडेंटिटी बताता है और कहता है कि वो ल्यूसिफर से मिलने आया है, क्योंकि उसका हेलमेट हेल में है। वो अंदर चला जाता है और हेल का मंजर देखकर होश उड़ा देने वाला होता है। आग, रूहें, अजाब और हर तरफ दुख का समंदर। फिर ड्रीम का सामना होता है लूसिफर मॉर्निंग स्टार से, हेल का सबसे ताकतवर और इंटेलिजेंट हुक्मरान। वो कोई और नहीं बल्कि खुद लूसिफर है, गिराया गया फरिश्ता। लूसिफर पूछता है, तुम यहाँ क्या चाहते हो? ड्रीम कहता है, मेरा हेलमेट वापस। लेकिन हेलमेट अब लूसिफर के पास नहीं, उसे एक और जिन ने जीत लिया था, एक डीमन जिसका नाम है चोरोंजॉन। वो हेल में रहता है और अब उस हेलमेट का नया मालिक है। फिर होता है सबसे इंटेंस मोमेंट, एक बैटल, लेकिन तलवारों या हथियारों से नहीं, बल्कि वर्ड्स और इमेजिनेशन का वॉर। इसे कहते हैं द ओल्डेस्ट गेम। ड्रीम और चोरोंजॉन एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। हर शख्स एक सूरत इख्तियार करता है और दूसरा उसका तोड़ बनाता है। जैसे चोरोंजॉन कहता है, मैं एक शिकारी हूँ। ड्रीम कहता है, मैं गोलियों से चलने वाली हवा हूँ। और ऐसे ही वॉर चलता रहता है। लेकिन आखिर में चोरोंजॉन कहता है, मैं अंतिम मौत हूँ। और ड्रीम कहता है, मैं उम्मीद हूँ। ये सुनकर चोरोंजॉन हार जाता है, क्योंकि उम्मीद का कोई तोड़ नहीं होता।
ड्रीम अपना हेलमेट वापस ले लेता है। लूसीफर गुस्सा होता है। वो कहता है, तुम तो चले जाओगे, लेकिन अगर कभी हम सब मिलकर तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया पे हमला करें तो क्या करोगे? ड्रीम मुस्कुराता है और कहता है, अगर ख्वाब ना हो तो इंसान जिएगा ही कैसे? और फिर वो हेल से वापस निकलता है, एक और टूल वापस हासिल करके। मगर इस दौरान दूसरी तरफ जॉन डी भी एक्टिव हो रहा होता है। उसने रूबी को मॉडिफाई कर दिया है। अब वो सिर्फ ड्रीम का टूल नहीं रहा, अब उस रूबी का कंट्रोल सिर्फ जॉन के पास है और उसकी ताकत और ज्यादा खतरनाक हो गई है। डॉक्टर डेस्टिनी यानी जॉन डी पर, जिसके पास अब ड्रीम का पावरफुल टूल है, लाल रूबी। इस रूबी के जरिए जॉन किसी भी शख्स के ज़हन, इमोशंस और असालत में दखल दे सकता है। जॉन डी एक डाइनर, छोटी सी कॉफी शॉप में जाता है और कहता है, आज मैं दुनिया को सच दिखाना चाहता हूं, बगैर झूठ के, बगैर मास्क के। वहां 6 लोग बैठे होते हैं, सब अपनी जिंदगियों में बिजी। एक वेट्रेस जो सीक्रेटली एक कस्टमर से प्यार करती है, एक कपल जो एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, एक बिजनेसमैन जो सिर्फ अपना फायदा चाहता है, और एक यंग लड़का जो कंफ्यूज्ड है अपनी आइडेंटिटी के बारे में। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जॉन डी रूबी का इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे सब लोग अपने असली रंग दिखाने लगते हैं। कोई झूठ बोलता है, कोई अफेयर में फंस जाता है, कोई वायलेंट हो जाता है। वक्त गुजरता है और ये डाइनर एक मेंटल और फिजिकल टॉर्चर चेंबर बन जाता है। लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, फिर मारना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपनी जान भी ले लेते हैं। हर तरीके का गुनाह, हर किस्म का पागलपन, सब कुछ सिर्फ 24 घंटों में होता है। जॉन डी कहते हैं, मैं सिर्फ उनका सच बाहर ला रहा हूं, मैं दुनिया को आजाद कर रहा हूं। लेकिन असल में वो लोगों की इंसानियत को छीन रहा होता है। ये सब वाकई हो रहा है या सिर्फ ज़हनी हलूसिनेशन है? एंड में सब लोग या तो मर चुके होते हैं या पागल बन चुके होते हैं। तभी ड्रीम फाइनली वापस आता है। वो जॉन से कहता है, तुमने मेरी दुनिया को बिगाड़ा है, लोगों के जहनों को जला दिया है, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। जॉन कहता है, मैं तुम्हारी ताकत से बेहतर दुनिया बना रहा हूं, तुम झूठ देते हो, मैं सच दिखाता हूं। फिर होता है जॉन डी और ड्रीम का इंटेंस मेंटल बैटल। जॉन रूबी का यूज करके ड्रीम को उसी के ख्वाब में फंसा देता है। ड्रीम को ऐसे इल्यूजन्स दिखाए जाते हैं जहां वो कैद हो जाता है, कमजोर, टूटा हुआ और हार चुका लगता है। लेकिन फिर ड्रीम अंदर से अपनी असल रूहानी ताकत एक्टिवेट करता है और इल्यूजन्स तोड़ के बाहर निकलता है। उसका असली रूप, एंडलेस का रूप सामने आता है। जॉन शॉक्ड रह जाता है। उस मोमेंट में जॉन कहता है, मुझे तुम्हारी ताकत नहीं चाहिए। मेरी ताकत किसी पत्थर में नहीं थी, मेरी ताकत मैं खुद हूँ। और ड्रीम जॉन को मारता नहीं, बल्कि कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि तुम सिर्फ खो गए थे। ड्रीम जॉन को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है और खुद ड्रीमिंग की दुनिया में वापस चला जाता है। अब सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करे। वो पार्क में बैठा होता है, कबूतर देख रहा होता है और अपनी तन्हाई में खो गया होता है। इसी वक्त उसकी मुलाकात होती है उसकी बहन से, डेथ से। लेकिन डेथ जैसा कि हम सोचते हैं वैसी नहीं होती, ना डरावनी, ना पत्थर जैसी, बल्कि एक मुस्कुराती, केयरिंग और इंसानियत से भरी हुई लड़की। वो काफी फ्रेंडली और हल्का फुल्का अंदाज रखती है। डेथ ड्रीम को कहती है, तुम इतने सीरियस क्यों हो? चल मेरे साथ चलो, कुछ लोगों से मिलवाते हैं। और फिर वो दोनों मिलकर जिंदगी के सबसे आखिरी लम्हात देखते हैं। एक बूढ़ा जो अकेले वायलिन बजाता है, एक जवान जो फुटबॉल खेलते वक्त गिरकर मर जाता है, एक माँ जो बेबी के साथ होती है। डेथ सबको बहुत शफकत के साथ ले जाती है। ना कोई दर्द, ना कोई डरावा, सिर्फ सुकून। ड्रीम ये सब देखकर कुछ समझता है। वो कहता है, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करती हो? रोज इतने लोगों को ले जाती हो। डेथ कहती है, मैं सिर्फ उनका हाथ पकड़ के उन्हें दूसरी तरफ ले जाती हूँ। जिंदगी खत्म होती है, लेकिन मैं उसे खूबसूरत बनाती हूँ।
यही बात ड्रीम के दिल को छू जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी दुनिया ड्रीमिंग सिर्फ रात भर का ख्वाब नहीं, लोगों की उम्मीदों और जज्बात का घर है। फिर एपिसोड का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जहां हम मिलते हैं एक नए कैरेक्टर से, हॉब गैडलिंग। वो 1389 में एक पब में ड्रीम और डेथ से मिलता है। वो कहता है, मैं कभी नहीं मरना चाहता, मौत के बिना भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। ड्रीम कहता है, चलो देखते हैं, और वो उसे हर 100 साल बाद मिलने का वादा करता है। फिर हम देखते हैं 1489 में हॉब अमीर हो गया होता है। 1589 में उसे सब कुछ खो चुका होता है। 1689 में उसे झूठ बोलने की सजा मिलती है। 1789 में वो कहता है कि दुनिया गंदी हो गई है। 1889 में वो कहता है कि जिंदगी अब भी प्यारी है। 1989 में वो कहता है, जिंदगी मुश्किल है, लेकिन मैं अब भी जीना चाहता हूँ। हर दफा वो ड्रीम का इंतजार करता है, और ड्रीम भी हर दफा आता है, लेकिन अपना दोस्ती का इजहार नहीं करता। रोज एक यंग लड़की है जो अपनी मां के मरने के बाद अपने छोटे भाई जेड को ढूंढ रही है। वो अमेरिका जाती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि उसकी तलाश सिर्फ उसके भाई तक नहीं, बल्कि पूरी ड्रीमिंग की दुनिया तक जा रही है। इसी दौरान ड्रीम अपने मुल्क द ड्रीमिंग में वापस जाता है और देखता है कि उसके कुछ ख्वाब और नाइटमेयर्स उसकी गयाबगी के दौरान भाग चुके हैं। कुछ ने इंसानी दुनिया में अपनी जगह बना ली है, और कुछ ने अपनी शक्लें ही बदल ली हैं। इन भाग जाने वालों में सबसे खतरनाक है द करिंथियन, एक नाइटमेयर जो इंसानों को मारकर उनकी आंखें निकाल देता है। वो अब रियल दुनिया में घूम रहा है, सीरियल किलर बनकर। ड्रीम उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन अब तक वो छुप चुका है। इसी वक्त ड्रीम को मालूम होता है कि दुनिया में एक वॉर्टेक्स पैदा हुआ है। वॉर्टेक्स वो होता है जो सब ख्वाबों और जहनों को जोड़कर तोड़ सकता है। अगर वॉर्टेक्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ड्रीमिंग और रियल वर्ल्ड दोनों बर्बाद हो सकते हैं। और वो वॉर्टेक्स कोई और नहीं, रोज वॉकर खुद है। ड्रीम को फैसला करना होगा, रोज को रोकना होगा, लेकिन क्या उसे मारना पड़ेगा? रोज अपने भाई की तलाश में एक अजीब होटल में जाकर रुकती है। उस होटल में कुछ अजीब लोग हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि वो लोग असल में सीरियल किलर्स हैं। और वो लोग एक सीरियल कन्वेंशन में आए हैं, जहां लोग अपने कत्ल के तरीके डिस्कस करते हैं, जैसे लोग टेक कॉन्फ्रेंसेस में ऐप्स के बारे में बात करते हैं। इन्हीं लोगों में द करिंथियन भी होता है। वो रोज को यूज करना चाहता है ताकि वो ड्रीम को टक्कर दे सके। ड्रीम इन सब बातों का ध्यान से ऑब्जर्वेशन करता है। वो करिंथियन को रोकना चाहता है, रोज को बचाना भी चाहता है, और ड्रीमिंग की स्टेबिलिटी भी कायम रखनी है। ड्रीम कहता है, मैं किसी वॉर्टेक्स को अपनी दुनिया बर्बाद नहीं करने दूंगा। प्लेइंग हाउस का आगाज होता है ड्रीम के एक नाइटमेयर से, जहां वो वॉर्टेक्स यानी रोज वॉकर के ग्रोइंग पावर को महसूस करता है। अब रोज सिर्फ लोगों के ख्वाबों में दाखिल नहीं हो रही, वो उनके जहनों को जोड़ रही है, और ये ड्रीमिंग के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रोज अपने भाई जेड को ढूंढने में लगी होती है। वो अभी भी अनअवेयर है कि वो वॉर्टेक्स है, उसे सिर्फ अपने भाई की फिक्र है। अब फोकस शिफ्ट होता है जेड पर। जेड एक फॉस्टर फैमिली के पास होता है, लेकिन वो लोग बहुत अब्यूसिव होते हैं। वो उसे बेसमेंट में बंद करते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते और उसे मारते हैं। जेड इस दुनिया से दूर भागना चाहता है, और जब वो सोता है तो उसके ख्वाबों में उसे मिलता है एक इमेजिनरी सुपर हीरो, द सैंडमैन। मगर ये सैंडमैन असल में एक भगौड़ा नाइटमेयर होता है, गोल्ट, जो ड्रीमिंग से भाग गया था। लेकिन वो नाइटमेयर बुरा नहीं है, वो जेड को खुश रखने की कोशिश करता है। ड्रीम इस नाइटमेयर के एग्जिस्टेंस का पता लगा लेता है। वो ड्रीमिंग में वापस जाकर गोल्ड को बुलाता है और कहता है, तुम नाइटमेयर बनाए गए थे, लेकिन तुम ड्रीम बनना चाहा, क्यों? गोल्ड कहता है, मैं किसी को दर्द नहीं देना चाहता था, मैं उसे उम्मीद देना चाहता था। ड्रीम पहले नाराज होता है, लेकिन फिर उसे गोल्ड की नीयत समझ आती है और वो उसे मारने के बजाय उसका रोल बदल देता है, नाइटमेयर से ड्रीम बना देता है।
फिर होता है डार्क ट्विस्ट। जेड को द कोरिंथियन ढूंढ लेता है, वो सीरियल किलर नाइटमेयर जो इंसानी दुनिया में छुपा हुआ है। द कोरिंथियन जेड को ले जाता है। रोज वॉर्टेक्स बन चुकी है, लेकिन उसे अभी तक अपनी पावर का पूरा अंदाजा नहीं। वो अपने भाई जेड को ढूंढने निकली है और उसकी मदद करता है उसका दोस्त गिलबर्ट, जो असल में ड्रीमिंग की एक रूह होता है। फिडलर्स ग्रीन। दोनों एक क्रीपी होटल तक जाते हैं जहां एक अजीब सी सीरियल कन्वेंशन चल रही होती है। लेकिन ये सीरियल नहीं, सीरियल किलर्स की कन्वेंशन होती है। इसी कन्वेंशन में द कोरिंथियन भी होता है, वो नाइटमेयर जो इंसानों की आंखें निकाल कर खाता है। अब वो जेड को अपने साथ रखता है और रोज को ट्रैप करने की कोशिश करता है। वो रोज को अपने वॉर्टेक्स पावर्स के जरिए ड्रीम के अगेंस्ट यूज करना चाहता है। दूसरी तरफ ड्रीम क्वाइटली रोज के सपनों में आता है, उसे ऑब्जर्व करता है और प्लान बनाता है। वो कहता है, अगर ये वॉर्टेक्स ज्यादा फैल गया तो मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा। होटल में गिलबर्ट रोज को प्रोटेक्ट करता है और आखिरकार रोज और जेड का रीयूनियन होता है। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि कोरिंथियन उन दोनों को पकड़ लेता है। अब टेंशन अपने पीक पर होती है। कोरिंथियन रेडी है ड्रीम को ओपन चैलेंज देने के लिए। कोरिंथियन, जो अब तक इंसानी दुनिया में छुपा हुआ था, अब अपना असली प्लान सामने लाता है। उसने रोज वॉकर को ट्रैप कर लिया है और उसे ड्रीम के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करता है। कोरिंथियन कहते हैं, तुम वॉर्टेक्स हो, तुम्हारे पास वो ताकत है जो किसी एंडलेस के पास भी नहीं, तुम ड्रीम को डिस्ट्रॉय कर सकती हो। कोरिंथियन चाहता है कि रोज अपनी वॉर्टेक्स पावर्स का इस्तेमाल करके ड्रीमिंग को छांट दे, जैसे वो एक नाइटमेयर को सपना में बदल देती है या सपने को नाइटमेयर में। लेकिन तभी ड्रीम उस जगह पर पहुंचता है। वो कोरिंथियन को रोकता है और कहता है, तुम मेरे बनाए गए थे, एक नाइटमेयर, लेकिन तुमने इंसानों को इंस्पायर करना छोड़ दिया, उन्हें खौफ में जीना सिखाया। फिर एक पावरफुल सीन में ड्रीम कोरिंथियन को तोड़ देता है, उसे डस्ट में बदल देता है। उसके बाद वो उसके स्कल को उठाता है जैसे वो एक ट्रॉफी हो और कहता है, शायद अगली बार तुम अपना रोल समझ जाओ। ये कोरिंथियन का एंड होता है, लेकिन साथ ही ड्रीम भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी है, रोज वॉकर। रोज का वॉर्टेक्स पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो ड्रीमिंग और रियल दुनिया के दरमियान की दीवार को तोड़ रही है। लोगों के ख्वाब एक दूसरे से मिल रहे हैं, सब कुछ टूट रहा है। ड्रीम कहता है, तुम अच्छी हो रोज, लेकिन तुम वॉर्टेक्स हो, अगर मैं तुम्हें नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोज रोती है, डरती है, लेकिन कहती है, मुझे मरना नहीं, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए था। ये सीन बहुत इमोशनल होता है, एक मासूम लड़की जिसकी जिंदगी और ताकत दोनों उसके बस में नहीं। तभी यूनिटी किनकेड, रोज की नानी, ड्रीम के सामने आती है। यूनिटी कहती है, मैं वॉर्टेक्स बनने वाली थी, लेकिन उस वक्त मुझे कैद कर दिया गया था। इस वॉर्टेक्स की ताकत असल में मेरी थी, रोज के पास नहीं होनी चाहिए थी। ड्रीम कंफ्यूज होता है, लेकिन यूनिटी कहती है, अगर मैं अपनी ताकत वापस ले लूं तो रोज बचाई जा सकती है। फिर एक सिंबॉलिक मोमेंट में यूनिटी रोज से वॉर्टेक्स का क्रिस्टल शेप दिल में ले लेती है और अपनी जान देकर रोज की जिंदगी बचा लेती है। ड्रीम भी इस सैक्रिफाइस को रिस्पेक्ट करता है। वो कहता है, तुम्हें मरना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हें समझ था कि प्यार क्या होता है। इसके बाद ड्रीम सब कुछ वापस कंट्रोल में लाता है। कोरिंथियन के जगह नई नाइटमेयर्स डिजाइन करता है, रोज और जेड को वापस रियल दुनिया भेजता है और ल्यूसियन को ट्रस्ट करता है। वो कहता है, शायद हमें नए तरीके से सपने बनाना सीखना होगा। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि ल्यूसिफर मॉर्निंग स्टार, जो ड्रीम का दुश्मन बन सकता है, एक नए प्लान का आगाज कर रही होती है। वो कहती है, मैं ड्रीम को तकलीफ पहुंचाऊंगी, नफरत के साथ नहीं, लेकिन एक नया जहान बना के, जहां उसका कोई मतलब ही ना हो।